Yes, very good morning, boys and girls. Yes, अरे भाई आप तो हंस दो. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to the session of secretarial practice. Secretarial practice के एक सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. We started discussion on the various provisions of allotment of shares. Provisions में दो तरह के provision होते हैं, statutory provisions और general principles. Statutory provisions वो सारे provisions जो compulsory है, which are त्यांना येऊ देते दोघं जण बाहेर गेले, which are compulsory as by law. They are called as statutory provisions. And general principles are all the general principles which also have to be followed extra over the statutory provisions. Doesn't mean the general principles should not be followed. Statutory provisions तो compulsory follow करने हैं, साथ साथ general principles को भी हमें follow करना है. Statutory provisions का discussion हमने start किया जिसमें पहला point था registration of prospectus. जहां पर प्रोविजंस से भी रिलेटेड है वो स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनी को अप्लाई होती है, जो से भी रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है वो जनरली सभी कंपनियों को अप्लाई होती है. जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट अप्लाइज टू अ लिस्टेड कंपनी, इट ऑल्सो अप्लाइज टू अ अनलिस्टेड कंपनी. लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड दोनों भी कंपनियों को वो अप्लाई होता है, राइट. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इज कंपल्सरी बिफोर द प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड टू जनरल पब्लिक. द सेम शुड बी registered with the ROC. Next point we saw was application money. अगला point जो हमने देखा was application money. Application money is the money which is received at the time of application by the subscriber. The Companies Act states minimum of 5% of the nominal value of the share should be received at the application money itself. But if it's a listed company, SEBI has clearly stated that 25% of the nominal value of the share should be received at the time of the application itself. This was the point. Yes or no? इसके बाद था मिनिमम सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द कंपनीज एक्ट? द कंपनी एक्ट हैज स्टेटेड द मिनिमम ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% शुड बी रिसीव्ड विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस इश्यू होते ही 30 दिन के अंदर जो है 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए. और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होती है, if 90% subscription is not received, we all know that the entire issue gets cancelled. If the entire issue gets cancelled, the money received on the application should be refunded within a period of 15 days. If it is not paid within a period of 15 days, a interest at the rate of 18% per annum has to be paid along with the amount which you paid. Let's say 15 days का टाइम हो गया, 15 days के टाइम के बाद भी एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं किया गया, वापस पे नहीं किया गया, और उसको अभी 6 महीने का डिले हो गया. 18 महीना पर एनम 6 महीने का कितना इंटरेस्ट हुआ? 9%. सो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी प्लस 9% इंटरेस्ट उसके ऊपर ऐसा जोड़ के तुम्हें पैसा वापस देना पड़ेगा अगर एप्लीकेशन मनी 15 दिन के अंदर नहीं लौटाया तो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट वाज क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. अब ये जो है स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी को अप्लाई होती है. अनलिस्टेड कंपनी की क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट की क्लोजिंग कब होगी? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. लेकिन जो एक लिस्टेड कंपनी होती है उसे अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट और मिनिमम 3 या 10 दिन के लिए ओपन रखनी पड़ेगी. जितने एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए वो अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रखेंगे उतने एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए शेयर जो है वो सब्सक्राइब किए जाते हैं. एक बार सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो गई उसके बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव किया जा सकता. नेक्स्ट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. द शेयर्स विल बी अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स as per the basis of allotment decided by the board of directors. The board of directors will decide the basis of allotment of shares. Oversubscription. In case of oversubscription, we have seen no company. What is the general rule? No company can issue or allot shares. No company can allot shares more than what are issued. What is the general rule? No company. पतंगे. No company. अब इतना हंसाने के बाद भी सो रहे बोल तो कमाली बात हो गई यार. इतना सब मूड ठीक करने के बाद भी सो रहे बोल तो तुम क्या ही हो भाई. हाँ समझ गया. अब ओवर सब्सक्रिप्शन की हम बात करें, टॉकिंग अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन. इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस द जनरल रूल सेज द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन व्हाट आर बीइंग इश्यूड. बट इन एक्सेप्शनल केसेस इफ परमिटेड बाय सेबी अ कंपनी में allot more 10% shares than the number of shares became issued. जैसे कल हमने एग्जांपल देखा,
1,00,000 शेयर्स इशू किए, 1,10,000 एप्लीकेशन आए, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड। नाउ इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जनरल रूल से जितने आपने शेयर्स इशू किए उतने अलॉट कर सकते हैं। भले आपके पास 1,10,000 के एप्लीकेशन आया, आप सिर्फ अलॉट कितने कर पाओगे 1,00,000 शेयर्स। लेकिन एक्सेप्शनल केस में अगर आपके कंपनी को सेबी ने अगर परमिशन दिया है तो आप और 10% एक्स्ट्रा यानी 10,000 शेयर्स और ज्यादा अलॉट कर सकते हो। बट दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली विद द परमिशन ऑफ सेबी। बट ऑब्वियसली किसके लिए है? लिस्टेड कंपनी के लिए। अनलिस्टेड कंपनी के लिए जनरल रूल ही अप्लाई होगा, दे कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परमिशन टू डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे डील करने के लिए यू हैव टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड और लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। सो एनी कंपनी which is making an public offer has to first register or list itself on one of the recognized stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, उसमें से कंपनी लॉ बोर्ड जिन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं वो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में 2 मेजर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी बीएससी एंड एनएससी। बीएससी एनएससी के और सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग के सारे प्रोसीजर सेबी एक्ट के मुताबिक कोई कंपनी जो है इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है अपने सिक्योरिटीज, राइट। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज आई गेस वाज द लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड, राइट। इसका टेक्स्ट पढ़ना रह गया, पढ़ते हैं। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इफ द कंपनी हैज टू sell its share in dematerialized form, it has to get its share listed on the stock exchange. It has to get its shares listed on recognized stock exchange. And for listing of the shares, it has to get the registration done on the recognized stock exchange. Stock exchange के जो कुछ भी नियम होंगे, सेबी एक्ट के जो भी गाइडलाइंस होंगे, उन सभी चीजों का पालन करने के बाद कंपनी जो है लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आफ्टर गेटिंग लिस्टेड एंड रजिस्टर्ड, देन एंड देन ओनली द कंपनी शेयर्स कैन बी dealt with on the stock exchange, right? Every company before making a public offer shall apply to one or more recognized stock exchange to seek permission for listing of shares with them. The prospectus shall mention the name of the stock exchange. Prospectus shall mention the name of the stock exchange and the fact that the application for permission of list of the stock exchange has been made by the company. Even if you have made the application for listing of the shares on the stock exchange, it is more than sufficient. You don't have to show कि हमारी लिस्टिंग हो गई है। एप्लीकेशन भी कर दो तो आप प्रोस्पेक्टस में उतना मेंशन कर सकते हो कि हमने बीएससी की लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है। Even that mention is more than sufficient. Getting name registered or included on the official list of the securities that can be traded on the stock exchange is nothing but listing. उनके ऑफिशियल लिस्ट में जब तक आप लिस्ट नहीं होते हो, उनके ऑफिशियल लिस्ट में जब तक आप रजिस्टर नहीं होते, तब तक आपकी कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज उन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर्स टू इशू एंड अदर वेरियस एजेंसीज। नाउ द कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज द मैनेजर टू द पब्लिक इशू। नाउ द एंटायर पब्लिक इशू हैज टू बी मैनेज बाय अ मर्चेंट बैंकर। तो उसके लिए एक मर्चेंट बैंक में से कमर्शियल बैंक, मर्चेंट बैंक को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। एक मर्चेंट बैंक को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जो सारे इशू के प्रोसेस में आपको हेल्प करने वाला है। सारा एप्लीकेशन मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड इनटू सेपरेट बैंक अकाउंट व्हिच लाइज विद दिस मर्चेंट बैंक। तो जितना भी एप्लीकेशन मनी आता है वो सारे के सारा मर्चेंट बैंक अकाउंट के उस सेपरेट अकाउंट में जमा होता है। वहां से जिन लोगों को शेयर अलॉट होते हैं, फिर वो पैसा बैंक आपको कंपनी को देती है, पास ऑन करती है। उसमें से जितने एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं उनके पैसे रिफंड करती है। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा कि पूरा की पूरा पैसा वो रिफंड करने का काम। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें एक मिडल मैन लगता है जो होता है मर्चेंट बैंक या कमर्शियल बैंक। इट हैज टू अपॉइंट द रजिस्टर टू इशू, कलेक्टिंग द बैंकर्स, अंडरराइटर्स टू इशू to the issue and the brokers to issue, self-certified syndicate banks, advertising agents, etc. अब ये सारे लोगों का भी अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। ब्रोकर हमें लगेंगे जो शेयर्स हमारे बेच के देंगे। विल ऑल्सो नीड अंडरराइटर। अगर आपने अंडरराइटर लिया तो ब्रोकर विकर की जरूरत नहीं, लेकिन अंडरराइटर नहीं लिया तो आपको ब्रोकर की जरूरत होगी। फिर इसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, खुद से जो सिंडिकेट बैंक है जो आपके इस इश्यू में आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसे सिंडिकेट बैंक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की आपको मदद लगेगी, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, ऐसे लोगों की आपको जरूरत, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंच सको, राइट। रजिस्टर टू द इशू, इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑफ द इशू। ऐसा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्ट्रार ऑफ द इशू, हर एक इशू के अंदर जितने भी रजिस्ट्रार है, जितने एप्लीकेंट्स है, उन सभी का रिकॉर्ड रखने का काम करता है रजिस्टर्स टू इशू। Self-certified syndicate banks, banks certified by the SEBI which can offer ASBA facility to the investor. अभी ASBA facility पेज नंबर 52 पे पॉइंट नंबर 4 में है, आ जाओ।
एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एएसबी का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. It is an application made by the applicant to his bank to block the application money in a bank account. In this case, allotment, the application money or the full issue value of the shares is transferred to the company's banker. In this case, allotment. In case of allotment, the application money or the full value of the issue of the shares is transferred to the company's banker. वापस से देखो क्या बोला है वहां पर? ASBA, application सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. अब ये क्यों है? इसकी वजह है कलेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट दैट द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, द मनी हैज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. व्हेन अ कॉल इज मेड ऑन अलॉटमेंट, द सेम हैज टू बी पेड बाय द सब्सक्राइबर हु हैज बॉट द शेयर्स ऑफ द कंपनी whom the shares are allotted. जिन लोगों को अलॉट हुए शेयर्स उनको अलॉटमेंट मनी पे करना पड़ेगा, है ना? दे हैव टू पे द अलॉटमेंट मनी. For all the public issues and right issues from January 2016, ASBA is mandatory. What is ASBA? Application supported by a blocked amount. It is an application made by an applicant to his bank to block the application money in the bank account, and in case of allotment, the application money or the full issue value of the shares is transferred to the company's banker. यानी पहले जो है पैसे वो डायरेक्टली हमारे खाते में जमा करते थे, कंपनी के खाते में. अब यहां पर क्या हो रहा है? आपने एप्लीकेशन मनी भरना है. आपकी जो कमर्शियल बैंक होगी, आप सभी लोग सब्सक्राइबर्स है, राइट? नाउ यू विल बी डिपॉजिटिंग योर एप्लीकेशन मनी. यू विल बी डिपॉजिटिंग योर एप्लीकेशन मनी विथ योर बैंक. और वो बैंक क्या करेंगे? आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे कंपनी के बैंक को, राइट? नाउ एएसबीए के अंदर क्या हो रहा है? एप्लीकेशन मनी का सब कुछ जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो पैसे रिफंड को लेकर बहुत से कंपनियों ने गोंधड़ किया है. पैसा जो वापस देते ना टाइम पे, तो ऐसे केस में वो सब चीजें ना हो, 15 दिन के अंदर ही सभी लोगों को अपना पैसा मिल जाए. इसीलिए एएसबीए फैसिलिटी लाया है. इसका नाम क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट. बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट मतलब अगर एप्लीकेशन करने के बाद किसी का अलॉटमेंट नहीं होता तो एप्लीकेशन मनी को वहीं ब्लॉक किया जाता है. वापस से जो हम एप्लीकेंट रहेंगे हमारे अकाउंट में सारा पैसा आ जाएगा. सारा पैसा कहां आ जाएगा? हमारे अकाउंट में. और वही अगर एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं होकर अलॉटमेंट हमें हो जाता है तो जितना भी उसका वैल्यू रहेगा या अलॉटमेंट मनी रहेगा, दैट इज टू बी पेड बाय योर बैंक टू द कंपनीज बैंक. बात समझ में आ रही है? सिंपल है. एएसबी मतलब बहुत कंफ्यूजिंग जैसा नहीं. यहाँ पे दो बैंक है, एक सब्सक्राइबर की बैंक, एक कंपनी की बैंक. एएसबीए फैसिलिटी के अंदर एप्लीकेशन मनी आपके बिहाफ पे कंपनी पे करेगा, आपके बिहाफ पे आपकी बैंक कंपनी के बैंक को पे करेगी. अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो एप्लीकेशन मनी को ब्लॉक करके वो पैसा वापस मंगवा लेगी. कौन मंगवाएगी? आपकी बैंक दूसरे कंपनी वाले बैंक से. लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन मंजूर होता है तो जो कुछ भी अलॉटमेंट का कॉल जो है वो आपकी बैंक कंपनी के बैंक को पे करेगी. इतना ही लॉजिक है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि भाई किसी को नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? दो बैंक है यहाँ पे, एक आपकी बैंक, एक कंपनी की बैंक. कंपनी की बैंक वो जो पूरा इश्यू का प्रोसीजर कर रही है, आपकी बैंक वो जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन कर रहे हो. आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन मनी कौन पे कर रहा है? आपकी बैंक. किसे पे कर रही है? कंपनी के बैंक को. अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो अलॉटमेंट पे जो भी कॉल किया होगा ये मनी आपके बैंक को कंपनी के बैंक को पे करना पड़ेगा. और अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है so application money is blocked and that money is again taken by from the company's bank to your bank or by your bank. जो एप्लीकेशन मनी जो पे किया है कंपनी के बैंक को, वहां से वो रिफंड लेने का काम आपकी बैंक आपके बिहाफ पे करेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो और एक बार. नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स. अगला पॉइंट क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स. यहां पे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हमारे खत्म होते हैं. व्हाट आर द 8 स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वी हैव? व्हाट इज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन? है registration of prospectus. What is the second point we have? Application money. What is the third point we have? What is the fourth point we have? Closing of subscription list. What is the next point we have? Basis of
allotment. What is the next point we have? Over subscription. What is the next point we have? And last point. और इस पूरे इश्यू के प्रोसीजर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करने वाले उन सभी का अपॉइंटमेंट. अभी ओके एंड फाइन. जैसे अभी ASBA का ये कंपलसरी होगा 2016 के बाद, तो इसका अपॉइंटमेंट होना भी जरूरी है. अभी ओके एंड क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस? एनी डाउट? एनी डाउट? चलो स्टार्ट विद जनरल प्रिंसिपल्स. यस और नो? जनरल प्रिंसिपल्स बहुत इजी है और इसे ध्यान में रखना भी बड़ा आसान है. थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में है, उसमें बहुत सारी चीजें दी है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. स्टैट्यूटरी प्रोविजन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जनरल प्रिंसिपल्स उतना पूछने की संभावना नहीं है. अगर आप डिटेल आंसर देखें तो आई गेस दोनों के ऊपर मिलकर है क्वेश्चन. किसके ऊपर डिटेल आंसर? इसमें डिटेल आंसर होगा एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. है क्या जनरल प्रिंसिपल्स? नहीं है. तो आपके फाइनल एग्जाम में मैंने क्या कहा, जो आंसर इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने वाले हैं, उसकी पॉसिबिलिटी 2 ही चैप्टर से है. एक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या बोला मैंने? फीचर्स ऑफ इक्विटी, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. इसके अलावा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. खत्म. इसके बाहर डिटेल आंसर नहीं आएगा. लिख के ले लो. इतना ही बस. ये इतने 9 क्वेश्चन करके जाओ. इसके अंदर से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं तो पूरी एसपी की फीस रिफंड. एसपी की चलो चलो चलो, भावनाओं में मत बहो. बिना कॉन्फिडेंस के शर्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं. चलिए, कन्विंसिंग पावर अच्छा है शर्मा जी का, डोंट वरी. नेक्स्ट पॉइंट, जनरल प्रिंसिपल्स. व्हाट पॉइंट वी हैव नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल्स. नाउ जनरल प्रिंसिपल्स आर जनरल रूल्स which are applicable to every company and which has to be also followed for the allotment of the shares. These are the rules that the company must follow in addition to the provisions of the Companies Act. यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ साथ इन जनरल प्रिंसिपल्स का भी फॉलो होना जरूरी है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. ऐसा नहीं है कि जनरल प्रिंसिपल से तो फॉलो नहीं करेंगे, वो तो कंपलसरी फॉलो करना है, उसके साथ ये भी फॉलो करना है. चेरी ऑन द केक, केक ऑन द चेरी, व्हाटएवर. तो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इसमें है प्रॉपर अथॉरिटी. पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर अथॉरिटी. नाउ हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी हु कैन मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The board of directors are only the proper and competent authority who have the authority to make the allotment of shares. Are you getting my point? इसके अलावा, इनके अलावा कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय या कोई और व्यक्ति कंपनी का अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर सकता. कंपनी का अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करने का अथॉरिटी, अधिकार, हक जो है किसे है? सिर्फ और सिर्फ किसे है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. The board of directors or allotment company set up by the board has an authority to allot the shares. Now understand who has the authority: the board of directors or the allotment committee. The board of directors or the allotment committee has the right to make the allotment of shares. Now there are two concepts. One is called as board of directors. Normally allotment committee का प्रोविजन कब आता है? इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस अधिकार बनता है हमारा अलॉटमेंट कमिटी का. नहीं तो जनरल अधिकार जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है. जनरल अधिकार किसका है भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. लेकिन कभी कभार अलॉटमेंट कमिटी को भी चांस मिल जाता है. अलॉटमेंट कमिटी को चांस कब मिलेगा? ओनली इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसके अंदर जो प्रो रेटा अलॉटमेंट या अलॉटमेंट करना है, उसके सभी इक्वेशन और फॉर्मूला को डिसाइड करने के लिए अलग से कमेटी बनानी पड़ती है. वो कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही बनती है. मान लो कोई कंपनी में ये 5 डायरेक्टर है, ये 5 में से इन 3 लोगों को अलग करके इनकी कमेटी बना दी. इन कमेटी का नाम क्या है? अलॉटमेंट कमेटी.
अब ये अलॉटमेंट कंपनी डिसाइड करेंगे कि अलॉटमेंट किस हिसाब से करना है, ये अपना रिपोर्ट बनाएंगे और इनके मुताबिक फिर वापस से जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई अलॉटमेंट का, जो कुछ भी इन्होंने फॉर्मूला डिसाइड किया है वो वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में रखा जाएगा, वहां अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट कमेटी के जो कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो कुछ भी कहा है उसके मुताबिक फिर अलॉटमेंट किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो कभी कभार अलॉटमेंट कमेटी का कब आएगा बाद? ओनली इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बाकी केस में अलॉटमेंट कौन करने वाला है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो हु इज द कंपिटेंट और प्रॉपर अथॉरिटी? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द अलॉटमेंट कमिटी। अंडरलाइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अलॉटमेंट कमिटी, करो अंडरलाइन। Next point, allotment must be against application only. Allotment must be against application only. एप्लीकेशन पे यस लिखना है, नो लिखना है, वो तो बात की बात आती है। यस नो का तय तभी होगा जब एप्लीकेशन आएगा तब। एप्लीकेशन है नहीं, उसके पहले यस नो लिखने का क्या संबंध? सो अलॉटमेंट ये किसके अगेंस्ट होगा? ओनली अगेंस्ट एप्लीकेशंस रिसीव्ड। एप्लीकेशन आएगा नहीं आएगा, करेगा नहीं करेगा, अप्लाई करेगा नहीं करेगा, उसके भरोसे नहीं जाता। जो है उसका यस नो बोलो। सो अलॉटमेंट इज ओनली अगेंस्ट रिटर्न एप्लीकेशन। जिन लोगों ने रिटर्न में एप्लीकेशन किया है उन्हीं लोगों को अलॉटमेंट देंगे। जिन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन कंपनी को नहीं किया है, ना द कॉन्ट्रैक्ट हियर सेज दैट द एग्रीमेंट शुड बी एक्सप्रेसली रिटर्न इन द रिटर्न फॉर्मेट। अगर रिटर्न फॉर्मेट में अगर एप्लीकेशन नहीं दिया तो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करने का या अप्रूव करने का कोई प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर अप्रूविंग द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स ओरली। एप्लीकेशन हैज टू बी रिसीव्ड ओनली इन राइटिंग। दोज एप्लीकेशंस व्हिच आर रिसीव्ड इन राइटिंग only those can be approved. Are you getting my point? Right? A company can allot shares only if it has received return application for the share. Underline return application. Return applications for the shares from the applicant. नाउ रीजनेबल टाइम, हाँ है ना है, एकदम फटाफट रीजनेबल टाइम में बोल दो फटाफट, ज्यादा टाइम लेकर नहीं जमता। देयर हैज टू बी अलॉटमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द रीजनेबल टाइम फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। प्लीज पे अटेंशन। What is the reasonable time? Now, do you think the allotment deadline will differ for every shareholder? Yes or no? Yes or no? Please pay attention. मैं क्या बोल रहा हूं? As per the Companies Act 2013, the allotment shall be done within a period of 60 days of receipt of the application money. My question to you is, do you think the reasonable time of 60 days and the date of making allotment will differ for every other person making the application? हाँ या ना? Yes or no? Why? क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे करने का हर एक का तारीख अलग अलग होगा। हर एक का तारीख अलग अलग होगा। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के 30 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। कितने दिन में आना चाहिए? 30 दिन में। यानी 1 जनवरी को जब मैंने इशू किया है, प्लीज पे अटेंशन, 1 जनवरी को जब मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसका क्लोजर कब होगा? 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 को जब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन का लिस्ट क्लोज होगा उसके बाद अलॉटमेंट का प्रक्रिया शुरू होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लेट्स कंसिडर कि आनंद काजू कतरेला का एप्लीकेशन 2 तारीख को आया,
2 जनवरी को आया है। कितने तारीख को आया है? 2 तारीख को। इसका एप्लीकेशन मनी कब रिसीव हुआ है? 2 तारीख को। प्रथम का आया है 10 तारीख को, कापसे का आया है 15 तारीख को, इसका आया है 20 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को। 5, 10, 15, 20, 25, 30। नाउ व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अलॉटमेंट? इसके लिए 5th ऑफ जनवरी प्लस 60 डेज, 10th ऑफ जनवरी प्लस 60 डेज, 15th ऑफ जनवरी प्लस 60 डेज, 20 जनवरी प्लस 60 डेज, 25th ऑफ जनवरी प्लस 60 डेज एंड 30 जनवरी प्लस 60 डेज। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है क्या? अलॉटमेंट कब कंप्लीट होना चाहिए? विद इन 60 डेज from the date of receipt of application money. Are you getting my point? Are you getting my point? 60 days from the receipt of the application money. अब कंपनी को जब तक क्लोजर नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा किसको अलॉटमेंट करना है नहीं करना है। 5 तारीख को इसके एप्लीकेशन आया, अभी तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज नहीं की, ओवर है, अंडर है, क्या है, फुल है, कुछ मालूम नहीं। कंपनी को अलॉटमेंट कैसा करना है ये मालूम हुआ क्या? तो इन शॉर्ट में बोल तो दिया है 60 दिन, लेकिन अगर दिमाग से सोचो तो अलॉटमेंट करने के लिए सिर्फ 30 दिन का ही टाइम मिलता है। अगर दिमाग से सोचो तो पहले 30 दिन, अब एप्लीकेशन जब भी आओ इनके, कभी भी आओ, सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब क्लोज होगी? 31 तारीख को सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होगी। अब समझ लो 30 तारीख को इसका एप्लीकेशन आया सागर का। सागर का एप्लीकेशन आया 30 तारीख को। सागर को शेयर्स कब तक अलॉट हो जाने चाहिए? फरवरी, समझ अभी 2020 पकड़ा ना, 2020 लीप ईयर है तो वहां पे 29 डेज आए, तो वो 29 डेज गए फरवरी के। फिर मार्च के कितने हैं? 31, तो एग्जैक्टली 60 डे हो गया। तो इसका अलॉटमेंट कब तक कंप्लीट होना चाहिए? 31st ऑफ मार्च, 31st ऑफ मार्च 2020। लेकिन आनंद का जो है वो 5 तारीख का एप्लीकेशन आया है, 5 जनवरी को। तो जनवरी के 26 दिन, जनवरी के 26 दिन, फरवरी के 29 दिन और 26 के 4 और 1 5 मार्च से पहले इसका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। कंपनी क्लोजिंग कब कर रही है? 31 जनवरी को, 31 जनवरी को। उसके आगे कंपनी को इसको अलॉटमेंट पूरा करने को कितना टाइम मिल रहा है? 35 डेज ओनली। जिसका फर्स्ट डे आ गया उसके लिए तो 30 ही दिन मिल रहे। अगर मान लो जूली ने पहले ही दिन 1 ही तारीख को एप्लीकेशन कर दिया तो उसके 60 दिन कहां पे गए? 1 मार्च को उसका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। अगर मोटा मोटी देखिए, अब कंपनी एक एक का थोड़ी तारीख ढूंढते बैठेगी, इसलिए कंपनी ऐसा नहीं करती। कंपनी 30 दिन पहले उड़ा देती है, क्लोजर करने के बाद अगले 30 दिन के अंदर अलॉटमेंट करके कंप्लीट करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस में समझो सागर के अलॉटमेंट को तो देरी भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए 60 दिन का टाइम अपने को दिया गया है। लेकिन जिनके एप्लीकेशन विद इन टाइम आए हैं उनका जल्दी जल्दी अलॉटमेंट करके लेना कंपलसरी है, क्योंकि उनके केस में सिर्फ 30 दिन का ही टाइम अपने पास बच चुका है। क्योंकि जब तक कंपनी क्लोजर ऑफ लिस्ट नहीं करेगी तब तक कंपनी को समझ में नहीं आएगा ना कि अलॉटमेंट किसे करना है और किसे नहीं करना है। भाई जूली ने पहले तारीख को एप्लीकेशन किया, उसको अलॉटमेंट कर देंगे ऐसे जरूरी थोड़ी। कल को अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो, कल को अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो, अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम रहा तो वो इश्यूज पूरा कैंसिल होना, उसको अलॉट करके क्या करेंगे? तो भाई हुक और क्रुक 30 दिन का ही टाइम अलॉटमेंट के लिए मिल रहा है। As per the act, allotment should be done within 60 days of the receipt of the application money. Underline, 60 days of receipt of application money. Allotment can be made from the 5th date of issue of prospectus. फास्ट से फास्ट, कितने फास्ट कर सकते हैं? प्रोस्पेक्टस इशू करते ही 5वें दिन से, अगर 1 तारीख को प्रोस्पेक्टस इशू किया है, वहां से आगे 5वां दिन कौन सा है? 2, 3, 4, 5, 6 तारीख से अलॉटमेंट शुरू कर सकते हैं आप, फास्ट से फास्ट अगर करना है। समझ में आया बात? राइट? 5th डे अंडरलाइन करके रखो, 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलो फाउंडेशन वालों के लिए क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो ऑफर और एक्सेप्टेंस होने के पहले होने चाहिए, या टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अल्टर्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर? पहले होने चाहिए।
बाद में कर सकते क्या? हमने कुछ ऑफर दिया है, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दिया, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन चेंज कर रहे हैं, पॉसिबल है? कौन से प्रोविजन में देखा है हमने? कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला मैं अटेम्प वाले बताओ, तैयारी तुम्हारी बहुत होनी चाहिए, बताइए। मैं अटेम्प वाले बताइए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस है, उसमें ऑफर रिलेटेड कंडीशंस, एक्सेप्टेंस रिलेटेड कंडीशंस है। ऑफर होने के बाद एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद हम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर कर रहे हैं। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? द कॉमन लॉजिक सेज नो, वी कैन नॉट अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद अलॉटमेंट के वक्त जो शेयर इशू को लेकर टर्म्स और कंडीशंस है वो कंपनी चेंज करना चाहती है। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? द कॉमन लॉजिक सेज नो। ये हमें कॉन्ट्रैक्ट में भी सिखाया है। ऑफर जब करते हैं तभी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए। इफ द ऑफर इज नॉट सर्टन एंड वेग, द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इट हैज टू बी डिफिनाइट, इट हैज टू बी कंप्लीट, it has to be definite, it has to be complete. Offer should be proper, offer should be complete. An incomplete offer is never acceptable or cannot be accepted. Are you getting my point? So यहां पर बात ये समझनी है कि एक बार इश्यू ऑफ शेयर्स कर दिया, शेयर जब इशू करते हैं तभी उसके टर्म्स और कंडीशंस क्या है फाइनल करके इशू करो, तो आपका ऑफर वैसे होगा। अब इशू तो आपने कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर दिए, मान लो हमने तय किया इशू ऑफ शेयर्स करते हो कि 100 रुपए में हम शेयर को इशू करेंगे, बाद में एप्लीकेशन आ गए 100 रुपए के हिसाब से अब अलॉटमेंट कराने ने, हमने थोड़ा सारा हमको लगा एप्लीकेशन कम आएंगे तो हमने शायद 100 रुपए वैल्यू कर ली, हमने जितने शेयर्स इशू किए उससे डबल हमारे पास जो है अभी एप्लीकेशन आए हैं, तो जिन लोगों को शेयर्स चाहिए वो 200 रुपए में ले सकते हैं, 100 रुपए में तो हम ना देंगे। डू यू थिंक द कंपनी कैन अल्टर द टर्म्स ऑफ द इशू आफ्टर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड एप्लीकेशन रिसिप्ट? नो, whatever is to be done before issue of the prospectus. अभी ओके एंड फाइन, क्लियर है? ए मंगवानी ध्यान दे इधर। शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स स्टेटेड इन द prospectus and the application form. No change in the terms and allotment or new conditions can be added at the time of allotment. Underline, no change in the terms of the allotment or new conditions added at the time of allotment. Can we or cannot? We cannot. It should be absolute and unconditional. Absolute का मतलब क्या होता है यहाँ पर? Complete. And unconditional means allotment should be complete and allotment should be without any condition. आधा अधूरा allotment भी नहीं कर सकते और unconditional condition के साथ वाला भी allotment हम नहीं कर सकते। बोलना है तो पूरा हाँ बोलो, आधा अधूरा हाँ काम का नहीं है। Next point, communication. What is the next point we have is communication. What is the next point we have is communication. Communication is very important, very important. बिना communication तो पता ही है कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है नहीं होती है। Communication is very important. We need proper communication. Until unless there is proper communication, there cannot be a proper contract. We have understood the importance of communication in the contract, right? How important it is to communicate. Again, foundation wale question. When is communication of offer complete? When it comes to the knowledge of the offerer. छान छान किरण छान, मतलब मैं ऑफर कर रहा हूं, when it comes to my knowledge the offer is complete. Very good, nice. मैं अटेम्प्ट ही देना तुम बेटा, हाँ मैं अटेम्प्ट ही देना। हाँ मैं अटेम्प्ट वाले कौन है? हाँ बोलो पाटिल। When is communication of offer complete? हाँ किसको पता चलता? हाँ ऑफर ही को हो शिंदे। When is communication of offer complete? When it comes to the knowledge of the, when is communication of acceptance complete for the offerer and for the offeree? हाँ बता। When is communication of acceptance complete? Knowledge of acceptance?
अच्छा, जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस पता चलता है तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है, ऐसे? हाँ, तुम्ही अटेम्प्ट आहे का? शांत बस. हा, तू संस्कृतचा क्लास कर. हा, एक्झाम पण देऊ द्या संस्कृतची. हा, हाँ, क्या मिलता? हाँ, तब कंप्लीट होता. ओके, हाँ, ऐसा. The conditions regarding communication of acceptance is far different. The communication of the offer is complete for the offerer when it comes to the knowledge of the offeree. But the communication of acceptance is not the same. ए भाई, तुम तीनों को यहाँ बैठने का नहीं क्लास में, तुम बाहर जाके किधर भी. कम्युनिकेशन मैं इतनी देर से इग्नोर कर रहा, इसका मतलब ये नहीं तुमको ये चीजें करने की है ना रोज रोज क्लास में आके, तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं तुम तीनों में. हाँ भाई, कुछ अलग चले, टाइम पास चालू है तो तुम ठीक है, यहाँ पे कुछ बता रहा हूं ना मैं, खाली मुंह उठा के बड़बड़ बड़बड़ करने आती है. कम्युनिकेशन ऑफ acceptance. The communication of offer is complete for the offerer when it comes to the knowledge of the offeree. When it comes to the knowledge of the offeree. But the communication of acceptance has a different rule. It is different when the communication of acceptance is complete for the offeree. It is different when the communication of acceptance is complete for the offerer. The communication of offer in case of an offeree is complete when it comes to the knowledge of the offerer. But the communication of acceptance is complete for the offerer when the acceptant is put in course where it is out of powers of the offeree to withdraw the same. May I attempt? Communication has to inform the applicants that the shares have been allotted to him by a sending letter of allotment or allotment advice. This letter gives the details of number of shares allotted, amount of the allotment money to be paid, etc. हम सभी लोगों ने applications दिए हैं. We all have made the application for shares. So we all have offered to buy the shares of the company. But whether my offer or application is accepted or rejected has to be communicated, and that communication of the acceptance is given with the help of letter of allotment, जो बहुत स्टार लेटर है आपके correspondence of company, correspondence with members का. आगे जो मैं पढ़ाऊंगा correspondence की, इसमें भी 3 चैप्टर है लेटर के, है ना. लेटर में पहला चैप्टर है correspondence with members. correspondence of members में आपकी जो लेटर राइटिंग होंगे, उस लेटर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट लेटर जो आता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, where you are informing the member that your application is approved and the shares will be allotted to you. तो जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट. तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू बी सेंट. जैसे अभी कोई पुणे में है तो उन्हें लेटर ऑफ अलॉटमेंट यहां से भेजा जा रहा है, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट शुड बी सेंट. द लेटर ऑफ अलॉटमेंट शुड बी सेंट giving the information that your application has been approved, that your application has been approved. So that letter of allotment is nothing but the communication of the allotment made for the application of the shares. अभी okay and fine, right? Communication होना जरूरी है. अगर communication ना हो तो letter of allotment अगर नहीं पहुंचा तो क्या पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, right? इसीलिए letter of allotment is most important, communication is most important. एप्लीकेशन तो दिया है, लेकिन एप्लीकेशन के बदले में अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये कब पता चलेगा? जब कम्युनिकेशन ऑफ अलॉटमेंट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट ये कम्युनिकेट होगा. इसलिए कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन और वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ. जो भी अलॉटमेंट किया जा रहा है, वट एवर अलॉटमेंट इज बीइंग डन, द एंटायर अलॉटमेंट शुड नॉट बी सच दैट इट कुड ब्रेक एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज. जैसे कि कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, लेकिन हम अलॉटमेंट करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन तोड़ रहे तो वो चलेगा नहीं. दैट इज नॉट पॉसिबल. व्हाट डज द कॉन्ट्रैक्ट से? कॉन्ट्रैक्ट सेज फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
the offer should be accepted and the acceptance of the offer should be communicated. कम्युनिकेशन के लिए हमें लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजना पड़ेगा. बिना लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजे अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम उसके बगैर इन्फॉर्म किए अगर अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर ब्रेकिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ब्रेक करके हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते. तो जितने भी लॉ ऑफ लैंड है उनमें से कोई भी लॉ या कानून को तोड़कर हम अलॉटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर सकते. A company cannot allot shares by violating or contradicting any other existing law. Examples: shares cannot be allotted to a minor. May I attempt? Who are competent to contract properly? Who are competent to contract? Hey, चुप बैठो. हाँ वैष्णवी, what does the Indian contract say regarding the competency of contract? हाँ बोल सुहास. I hope you understand why I am saying no to May. दर्शन विभूते कळते का तुला का नाही म्हणतोय मी? दिस इज द रीजन. आई नो किसकी क्या सिचुएशन है. चुप. रिस्क है तो इश्क के मतलब कुछ भी नहीं करने का रहता. बताओ, इस क्लास में मैं अटेम्प्ट के लिए एक लड़की जा सकती है, वो है हर्षदा. उसको किताब के बाहर कुछ दिखता ही नहीं. और तुम क्या हो क्या नहीं मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है. मेरा इसमें कुछ फायदा या नुकसान नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू एंश्योर दैट नन ऑफ माई स्टूडेंट हैज टू सी फेलियर. क्योंकि फेलियर देखने के बाद कितना बड़ा उसमें इट्स नॉट अ नॉर्मल ईयर. सर्वसाधारण वर्ष नहीं है. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम शोइंग यू द मिरर. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर स्टैंडिंग एज अ टीचर इज टू शो यू द मिरर. आईना बताना काम है भाई. आईना बताऊंगा तब तो समझ में आएगा कितने खूबसूरत हो, कैसे हो, क्या तैयारी है क्या नहीं. सुबह जब तैयार होके आते तो आईने में देख के आते हैं, अच्छे तो लग रहे हैं ना करके, बड़े अच्छे लगते हैं. हो बड़े तो गायब भी आज. तो आईना दिखाना जरूरी है. आईना नहीं दिखाऊंगा चुप. कुछ तो करने का बोल के करने का नहीं. ये कोई लिंबू टिम्बू क्या आंगनवाड़ी बालवाड़ी की वो प्ले ग्रुप की एग्जाम नहीं है, वो फाउंडेशन एग्जाम है. अगर तुम्हारा मैं सोचा है तो ये तैयारी है तो फिर तो रहने दो भाई साहब, नवंबर ही करो. वो अपनी हनुमान चालीसा की जैसे डेफिनेशन बुक बनाई थी, कब खोली लास्ट? ऐसा धूल झटक के कब खोली थी लास्ट? कधी उघडली होती सुहास शिंदे? खरं सांग. डेफिनेशन बुक बनाई तुमने, लास्ट कब खोली थी? भाई दूज पे. हाँ लास्ट कब खोली थी? कौन से वर्ष में खोली थी? सच्ची बताना, लास्ट डेफिनेशन बुक कब खोली? 2020 में? 2020 में? 2021 में खोली थी डेफिनेशन बुक? कब खोली थी? जनवरी में? हाँ हाँ कौन से पहले फर्स्ट लॉकडाउन में ना, फरवरी में ना, फरवरी मार्च में. 4-5 तो महीने हो, 6 महीने तो हो ही गए किताब खोलकर. ऐसा झटका उसकी धूल में अटेम्प्ट है अपना. समझ में आता है क्या? कोई बात समझ, कोई भी चीज की सीरियसनेस समझो. ये कोई तुम्हारा क्या पहली दूसरी की एग्जाम नहीं है जो तुम भी कुछ भी करोगे मजाक होगा. ये आपका करियर है, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें. तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. थोड़ा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता. You have to understand. I am not demotivating. Again, I am telling you. घर जाके बोलोगा सर तो काय आम्हाला डाउनग्रेड करता, आम्हाला डिमोटिवेट काय. छे सर तो ऐसे चाहिए. बट मैं कड़वा हूं लेकिन मैं सच बोलता हूं. कड़वा हूं लेकिन सच बोलता हूं.
कड़वे लोग अच्छे हैं लेकिन कड़वे लोग अच्छे हैं लेकिन तारे, अब तुम समझ जाओ, तुम भी समझ जाओ प्रेम, और तुम भी समझ जाओ विष्णु, समझ लो। अब समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। और सच निकलना थोड़ा मुश्किल है। कब बोली थी लास्ट डेफिनेशन? प्लीज, मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं, मेरे कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है। मौका प्रत्येक भैं 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 करे तो ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा। कब खोली थी लास्ट डेफिनेशन बुक? ऐसा धूल झटक के? पिछले जन्म में? फिर एसपी के तो कितना अरसा हो गया उसको? 2-4-6 महीने तो हो ही गए ना। अच्छा, मतलब तुम अक्षरशः मतलब इतने ओबीडियंट स्टूडेंट थे, मेरे को आज पता चला तुम दोनों। यू सो ओबीडियंट। मैं हमेशा कहता था ना क्लास में, ये डेफिनेशन बुक है, इसे सोने के बाद और उठने से पहले जरूर पढ़ना, याद से, है ना? सोने के बाद और उठने से पहले जरूर पढ़ना। पढ़ते ना ऐसे, सोने के बाद और उठने से पहले? हमेशा क्लास में बोलता था, याद दिलाता, सोने के बाद और उठने से पहले जरूर पढ़ना। अगेन शोइंग यू द मिरर। ये लास्ट पॉइंट, इसके बाद नहीं बोलूंगा। बताओ, व्हाट हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? बोलो ना, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, ऐसा तो मेरे को भी आता है। नाम क्या है, 2-3 तो मैं बोलता हूँ। हाँ, एटीन का कुछ जिक्र नहीं है। अ पर्सन शुड बी ए मेजर। हाँ, अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। थर्ड ही याद नहीं तो क्या है? अ पर्सन शुड नॉट बी स्पेसिफाइडली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चलो, कम टू पॉइंट। So as per the conditions regarding a person competent to contract, buying the shares of a company is a contract. As per the Indian Contract Act 1872, a person is considered, कौन से लोग थे वो दुनिया में? 2 किस्म के लोग कौन थे? एक वो जो रेवनवार है, एक वो जो रेवनवार नहीं है। कुछ याद आया? धुंधला धुंधला। एक वो जो रेवनवार है और एक वो जो रेवनवार नहीं है। तो जो रेवनवार नहीं है वो कौन है? A person who is major, a person who is of sound mind, and a person who is not specifically disqualified by law. This is the learning. This is, अभी मैं तो कितने दिन हो गया पढ़ा के, आई गेस तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन ये इस हिसाब से याद रखनी पड़ती है चीजें। इवन आई डिड नॉट ओपन द बुक फॉर अ सिंगल टाइम सिंस देन। आई गेस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा के मेरे को 6 महीने हो गए, लेकिन मुझे आज भी चीजें याद है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा हमेशा थ्योरी स्ट्रांग इसलिए क्योंकि अपन उसको हिसाब से देखते हैं। चुप एक्सरसाइज पढ़ना मतलब एक्सरसाइज के पढ़कर नहीं होता। अगर आपको थ्योरी में माहिरत लेना तो आप टेक्स्ट को, उस चैप्टर के टेक्स्ट बुक को, उसको बार बार पढ़ो। कितनी बार पढ़े मॉड्यूल अब तक आप? पूरी मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट का 2 बार। कितने दिन हो गए पढ़ के अब लास्ट? मई से। आप कितने दिन, महीने हो गए? तो अब ये सब चीजें सोचकर मेक का डिसीजन लो। ये सब चीजें, चुप जल्दबाजी मत करो। अल्टीमेटली मैं नहीं चाहता कोई मेरा बच्चा फेलियर देखे। आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट टू सी फेलियर। कोई ऊपर से कहता बहुत चाल नहीं आओ बे, कोई ऐसे कोई आसमान फट नहीं जाएगा तुम 6 महीने अगर पोस्टपोन कर लोगे अपना अटेम्प्ट। नथिंग विल हैपन। इफ अ कंपनी अलॉट शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग, तो यहाँ पे एग्जांपल शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू माइनर, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन कहते हैं अ पर्सन हु इज नॉट मेजर। मेजर का मतलब है जो 18 साल का नहीं है। लेकिन ज्यादा उड़े मारने की जरूरत नहीं। शादी बेटा तुम्हारे 21 साल से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि मेजोरिटीज एक्ट के अंदर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग कानून है। लड़के समझदार नहीं होते, इसीलिए 12th के बाद तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अभी भी तुम बच्चे हो, आगे बच्चे रहोगे। जब तक 21 साल के नहीं हो जाते तब तक शादी आपकी नहीं हो सकती। तो यू हैव टू बी ऑफ 2000 इफ यू हैव टू मैरी। यू आर नॉट ऑफ 2000, so आपका कोई स्कोप नहीं है, लेकिन कर सकते हैं हम शादी। बिकॉज द मेजोरिटीज एक्ट 1885 states that the age of marriage for girls is 18 years. तो सभी लोग शुभ मंगल सावधान, अगले साल बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले जा। If a company allot the shares after fulfilling the above conditions as mentioned, the requirements or the provisions
सच एन अलॉटमेंट इज कॉल्ड एज रेगुलर अलॉटमेंट। अगर कोई भी अलॉटमेंट इन सारे जनरल प्रिंसिपल को, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को फॉलो करके किया गया है तो उसे हम कहते हैं रेगुलर अलॉटमेंट। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जनरल प्रिंसिपल्स, इन सभी चीजों को फॉलो करके जो अलॉटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर अलॉटमेंट। क्या कहते हैं उसे? रेगुलर अलॉटमेंट। बट इफ even one of the provision is not satisfied, if even one of the provision is not satisfied, then the allotment is called as irregular allotment and the entire allotment becomes invalid and the entire issue gets cancelled and you will have to refund the money. रेगुलर अलॉटमेंट में पैसा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अगर इरेगुलर अलॉटमेंट हो जाता है, किसी एक भी प्रोविजन को अगर फॉलो करने में चूक गए तो वो रेगुलर अलॉटमेंट इरेगुलर अलॉटमेंट हो जाता है। इरेगुलर अलॉटमेंट एक इनवैलिड अलॉटमेंट होता है और इनवैलिड अलॉटमेंट होने की वजह से जो कुछ भी एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया है उसे आपको रिफंड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आफ्टर में यू आर कॉम्पिटेंट फॉर मैरिज, उसके बारे में सोच लो मे आइटम से अच्छा। अगर मे आइटम के लिए सोचना ही है तो फिर पढ़ाई की तैयारी भी वैसे रहो। थैंक यू सो मच, सी यू विद इन हाफ आवर।